निर्वाचन की क्या पद्धति है। आज पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाए और उसको कितना वेतन मिलता है और राष्ट्रपति के क्या अधिकार और क्या कर्तव्य है। पहला है राष्ट्रपति को त्याग पत्र की बात करते हैं कि राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का त्याग पत्र की बात करते हैं। राष्ट्रपति का त्याग पत्र है ना, दो प्रकार से दे सकता है राष्ट्रपति। पहला तो है कि वो उपराष्ट्रपति को संबंधित अपना त्याग पत्र दे दे, उससे उसे पद से हटाया जा सकता है। दूसरा है उसको महाभियोग द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। यानी दो तरह से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। पहला है उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है, लेकिन जो हमारा जो उपराष्ट्रपति है ना, इसकी सूचना हमारे लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है। दूसरा आता है कि हमारे राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यानी महाभियोग यानी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 61 के अंदर उल्लेख किया गया है। पहला बात है कि इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है। तो अमर लगता है कि राष्ट्रपति को पर महाभियोग कैसे लगाया जाए। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल एक ही कारण से लग सकता है, क्योंकि यदि राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करता है, यदि संविधान का उल्लंघन करता है, तभी राष्ट्रपति पर आप महाभियोग लगा सकते हो, वरना आप राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा सकते हो। ठीक है। अब दूसरा आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सदन किस सदन के द्वारा पारित किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ना, हमारे किसी भी सदन के द्वारा पारित किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर जो सदन में पारित किया जाता है ना, उस सदन के 1/4 सदस्य के द्वारा उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है। और लेकिन अब उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा उस पर पारित कर दिया जाए तो उसको सदन के अंदर पारित माना जाता है। ठीक है। फिर वो विधेयक है ना, अगली जो मान राज्यसभा में पारित कर दिया तो अब लोकसभा में जाएगा, लोकसभा उसके राष्ट्रपति पर लगाए गए जो कारण है उनकी जांच करेगी। यदि वो सिद्ध हो जाते हैं और तो लोकसभा अपने 2/3 सदस्यों द्वारा उसको पारित कर दी जाती है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। ठीक है। फिर बाद राष्ट्रपति को उसी तिथि से क्या होता है कि उसको त्याग पत्र देना होता है। अब देखते हैं, मान लो ये हमारी जो लोकसभा है, ये हमारी राज्यसभा है। यानी इसको मान लिया लोकसभा, ये मान लिया राज्यसभा है। मान लिया राज्यसभा के अंदर क्या है, विधेयक पारित किया जाता है किसके लिए, राष्ट्रपति पे महाभियोग के लिए। तो इसके 1/4 सदस्य द्वारा इस पर क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए, और इसके 2/3 सदस्य द्वारा इसे पारित कर देना चाहिए। यानी इसके 2/3 सदस्य तो इसकी अनुमति दे देते हैं, तो इसका मान लेना कि राज्यसभा में पारित हो गया। फिर आएगा ये लोकसभा में, लोकसभा जांच करेगी और इस पर इसकी लोकसभा भी 2/3 सदस्यों द्वारा इसको पारित कर देती है, तो इसको मान लेना हमारा जो राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। फिर राष्ट्रपति को उसी तिथि से त्यागपत्र देना पड़ेगा। एक बात का और ध्यान रखना कि राष्ट्रपति पर जो अपने पद से हटा दिया गया, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के 6 महीने के अंदर है ना, उसको पद को भरना पड़ेगा, यानी उसकी रिक्ति को भरना पड़ेगा। यानी राष्ट्रपति पद की रिक्ति को 6 माह के अंदर भरना अनिवार्य होता है। ठीक है।
अब आता है कि यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल पूरा होने के बाद खत्म हो तब क्या होगा, है ना। तो यदि राष्ट्रपति का यदि 5 साल पूरा होने के बाद अपने पद से हटता है तो उसमें क्या है, हमारा आर्टिकल 62 का 1 है ना, इसके अंदर ऐसा उल्लेख है कि यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल हमारे इसको 5 साल पूरा होने पर खत्म होता है तो हमारा जो चुनाव विभाग है राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव करा लेगा ताकि हमारा राजतंत्र लागू न हो। ठीक है। लेकिन यदि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है तो क्या करता है कि जो आर्टिकल 56 के 1 के अनुसार ये बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति जब तक उस पद पर कार्य करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण न कर ले। ध्यान रखना इस बात का भी। अब आता है कि हमारा यदि मान लो कि हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किसी पद से हमारे पद पर नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो क्या हमारा जब राष्ट्रपति पद पर नहीं होता है तो हमारा जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। तो यदि किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति भी नहीं हो तो उपराष्ट्रपति भी न हो तब हमारे राष्ट्रपति के पद पर कार्य कौन करेगा। तो इसके अंदर हमारा आर्टिकल 70 आता है, यानी अनुच्छेद 70 के अनुसार, है ना, संसद जैसा उपबंध जैसा चाहे वैसा उपबंध कर सकती है। क्या कहती है, संसद जैसा चाहे वैसा उपबंध कर सकती है। इसके अंदर क्या है कि जब राष्ट्रपति है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित ना हो, इसके अंदर क्या होगा कि एक बात का और उल्लेख है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों क्या है कि यदि इसके अंदर उपस्थित ना हो तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है। यदि वो भी उपस्थित नहीं हो तो उसी न्यायालय का हमारा जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति तरह कार्य कर सकता है। अब आता है कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है। राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते की बात करनी है, राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है और कितने भत्ते मिलते हैं। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति को जो यानी राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते की बात करते हैं। राष्ट्रपति का जो वेतन है ना 1.5 लाख रुपए है, यानी 1.5 लाख रुपए प्रति मंथ की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का जो वेतन है उसको 1.5 लाख रुपए प्रति मंथ मिलते हैं। और राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कर रहित होता है और जो हमारी संसद है उसको निम्न शुल्क निवास स्थान प्रदान करती है और उसके जब तक राष्ट्रपति पद पर रहता है उसके वेतन में कोई कटौती नहीं होती है। और दूसरी बात है उसको 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलती है। यानी इसका पहली है कि 1.5 लाख रुपए प्रति मंथ की बात करिए प्रति मासिक, और दूसरी बात है कर रहित होता है यानी उसको कोई टैक्स नहीं देना होता है। तीसरी है कि उसको निम्न शुल्क निवास स्थान करती है संसद। ठीक है। चौथा है इसके वेतन एवं भत्ते में कटौती नहीं कर सकते। तो पांचवा है 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलती है इसको। ठीक है। यानी पेंशन ये है कि यदि वो जब तक वो अपने पद से रिक्त हो जाएगा यानी पद व कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके बाद में मिलेगी पेंशन। अब आते हैं राष्ट्रपति के क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है। यानी अब आते हैं
राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य बात करते हैं। इसके अंदर हम पहला पॉइंट लेते हैं, नियुक्ति संबंधी अधिकार। ठीक है, पहली बात है कि राष्ट्रपति किन किसकी नियुक्ति करता है। पहला है हमारे प्रधानमंत्री, यानी पीएम की प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका दूसरा आ जाता है हमारा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्य, यानी पीएम की सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्य चुनता है। तीसरा आता है हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। चौथा है हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। पांचवा है हमारे जो महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। छठा आता है हमारा जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। सातवां आता है कि बादशाह आयोग के सदस्य की नियुक्ति करेगा। आठवां आता है वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। नौवां है हमारे जो पिछड़े वर्ग के सदस्यों की नियुक्ति करेगा, दसवां है विदेशों में राज्यपालों की नियुक्ति करेगा। विदेशों में जो राजदूत है उनकी नियुक्ति करेगा, राजदूत की नियुक्ति। हमारा जो 11वां है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। 12वां है हमारे जो ST आयोग के सदस्यों की, यानी ST आयोग के सदस्यों की। यानी निम्न इनकी नियुक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब आता है इसका दूसरा अधिकार है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, ठीक है। विधायी शक्तियां के अंदर, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रपति है हमारे संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। हमारे संसद है राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर पहली शक्ति है संसद का 70 हाउत करने या 17वां एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार। यानी हमारा संसद का 70 हाउस करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति का है और जो लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी हमारे राष्ट्रपति का ही है। अब दूसरा आता है कि एक सदन या दोनों सदनों में एक साथ अभिभाषण करने की शक्ति, यानी एक सदन या दोनों सदनों में एक साथ अभिभाषण करने की शक्ति।
यानी हमारा जो राष्ट्रपति है एक साथ अभिभाषण करने की शक्ति दे रही है, यानी एक सदन में भी दे सकता है, दोनों सदनों में साथ दे सकता है। इसके अंदर तीसरा है हमारा पॉइंट, जब लोकसभा का जो प्रथम सत्र आहूत होता है, प्रथम सत्र प्रारंभ होता है, तो वह उसमें अभिभाषण करने की शक्ति दे होती है। यानी लोकसभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण करने की शक्ति, अभिभाषण करने की शक्ति। ठीक है। और इसके अंदर चौथा आता है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। यानी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही विधेयक कानून बनता है। ठीक है। अब इन हमारे कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनको पारित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए हमारे पास, यानी हम राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उनको किसी भी सदन में पारित नहीं कर सकते। तो उन पर बात करते हैं। उनमें पहला विधेयक है नए राज्यों का निर्माण और पुराने राज्यों की सीमा एवं क्षेत्रों में परिवर्तन करने वाले विधेयक है। उनको पारित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता है। यानी पहला है नए राज्यों का निर्माण एवं पुराने राज्यों की सीमा एंड क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले जो विधेयक है, और उनको मतलब हमारे जो पुराने राज्य है उनका नाम ही परिवर्तन करने का जो विधेयक है वो राष्ट्रपति की आगे के बाद ही करेगा। लेकिन यदि कोई भी राष्ट्रपति, मान लो मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारा राष्ट्र संसद है हमारे राजस्थान का नाम परिवर्तन करना चाहती है, लेकिन हमारा राजस्थान है वो हमारे राज्य का नाम परिवर्तन नहीं करना चाहता है। लेकिन राष्ट्रपति क्या है, राज्य से आके पूछता तो है कि हम ये करना चाहते हैं, यदि लेकिन राष्ट्रपति राज्य की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति बस ये पूछ ही सकता है, लेकिन राज्य मना भी कर दे तो भी राष्ट्रपति उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। दूसरा विधेयक है धन विधेयक से संबंधित जो विधेयक है उनको राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी इसके अंदर दूसरा है धन विधेयक। इनसे संबंधित आर्टिकल है 110। यानी धन विधेयक से संबंधित जो भी हमारे जो विधेयक है उनको पारित करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसमें जो तीसरा आता है जो हमारा संचित निधि से जो विधेयक है, यानी संचित निधि से हमारा जो व्यय मतलब पैसा निकालने के लिए जो विधेयक पारित किया जाता है ना, उनको पारित करने के लिए पहले राष्ट्रपति की आगे लेनी पड़ेगी। यानी संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक, इनसे संबंधित अनुच्छेद है 266। ठीक है। हमारा चौथा आता है राज्य हित के जो भी विधेयक है वो हमारे राष्ट्रपति की अनुमति से बिना नहीं लिखा सकते, यानी राज्य हित के विधेयक। और हमारा जो पांचवा आता है राज्य व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक। और हमारा जो लास्ट आता है छठवा, यदि मान लो किसी विधेयक को लेकर हमारे दोनों सदनों में असहमति हो गई हो तो राष्ट्रपति क्या है, इस संयुक्त बैठक की व्यवस्था करता है। यानी दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर असहमति
हो गए तो संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसका उल्लेख हमारा आर्टिकल 108 के अंदर किया गया है। ठीक है। अब आती है हमारे जो मनोनयन की शक्ति की बात है, यानी राष्ट्रपति क्या होता है, हमारे लोकसभा और राज्यसभा से हमारे जो सदस्यों को मनोनीत करता है उनकी शक्ति। यानी हमारा आता है आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 के अंदर तो हमारा जो राष्ट्रपति है जो लोकसभा से क्या है, 2 आंगल भारतीयों को मनोनीत करता है के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा से 2 आंगल भारतीयों को मनोनीत करता है। ठीक है। और आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 80 के 3 के अनुसार राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा से ये 12 सदस्य वैसे सदस्य होने चाहिए जिनको कला, सामाजिक और हमारे कला, सामाजिक, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट हो, यानी ऐसे व्यक्तियों को ही राष्ट्रपति राज्यसभा से मनोनीत करता है। ठीक है। अब आती है राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति बात आती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति क्या है, हमारा आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसकी अवधि 6 सप्ताह होती है। ध्यान रखना। लेकिन हमारा जो राष्ट्रपति है तो राज्य सूची के विषय को पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अब आती है हमारी जो सैनिक शक्ति की बात करते हैं। सैनिक शक्ति है हमारा सैनिक बलों का जो सर्वोच्च शक्ति है वो राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। इसका मतलब होता है कि सैनिक बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। ठीक है। अब आती है हमारी राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति में ऐसा बोला गया है कि हमारा जो विदेशों से जो भी कार्य करे जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे, यानी विदेशों से जो समझौते होते हैं दो हमारे तो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। अब आती है समाधान की शक्ति। समाधान शक्ति, इसका उल्लेख आर्टिकल 72 में किया गया है। हमारे समाधान की शक्ति में 3 प्रकार की समाएं दी जाती है। पहला आती है परिविलंबन, दूसरी आती है परिहार, तीसरी आती है लघुकरण। यानी इसके अंदर में एक एक को पढ़ेंगे। पहली आती है परिविलंबन। परिविलंबन के अंदर ऐसा होता है कि यदि किसी व्यक्ति को सजा मिली है तो उसको राष्ट्रपति क्या है रोक लगा सकता है, यानी सजा पर ताकि दोषी व्यक्ति समय याचिका कर सके, यानी सजा पर रोक लगाता है ताकि दोषी व्यक्ति
समय याचिका जारी कर सके। दूसरी आती है हमारी परिहार। दूसरी आती है हमारी परिहार। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें अवधि कम कर दी जाती है, यानी दंड की प्रकृति तो चेंज नहीं होती है लेकिन उसकी अवधि है वो कम कर दी जाती है। यानी मान लो किसी व्यक्ति को 2 साल का कठोर कारावास मिला तो उसको 1 साल का कठोर कारावास में बदल देता है। यानी 2 साल के कठोर कारावास को 1 साल के कठोर कारावास में बदल देता है। तीसरी आती है हमारी लघुकरण। इसमें क्या होता है कि हमारा जो दंड की प्रकृति है उसको चेंज कर देते हैं, और अगर मान लो इसको किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको कठोर कारावास में बदल देता है या सदन कारावास में बदल देता है। इसके अंदर क्या है कि मृत्यु दंड को कठोर या साधारण कारावास में बदल दिया जाता है। तथा उसकी अवधि भी कम कर दी जाती है। जैसे हमारी जो गर्भवती महिलाएं होती है उनकी जो सजा है उसको कम कर देता है। हमारी जो अगली आती है हमारी जो इसकी आपातकालीन शक्ति की आती है, यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। इनका उल्लेख भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 के अंदर किया गया है। इसके अंदर राष्ट्रपति क्या है 3 प्रकार की आपातकाल जारी कर सकता है। पहला आता है हमारा यदि कोई युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण या हो जाए सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रपति हमारा आर्टिकल 352 के तहत क्या लगा सकता है, हमारा राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, यानी हमारा जो सशस्त्र विद्रोह है आपातकाल लगा सकता है। इसके अंदर यदि युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, कहते हैं राष्ट्रपति क्या लग सकता है 352 के तहत आपातकाल लगा सकता है। दूसरा आता है हमारे यदि राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, इसके तहत हमारा जो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसके अंदर आपातकाल लगा सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, जो हमारा जो पहला है जो युद्ध और बाह्य आक्रमण जो सशस्त्र विद्रोह है वो 352 के तहत लगता है। उसके तहत हमारे क्या होता है अभी तक 3 बार लागू किया गया। जो हमारा जो पहला चीन के अंदर युद्ध हुआ था उसके तहत लगा था, और हमारा जो दूसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसके तहत, और यानी पहला आ गया 62 के अंदर हो गया, दूसरा 71 में हो गया, तीसरा 75 के अंदर हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा जो इंदिरा गांधी के समय जो देश के अंदर अशांति फैल गई थी तब 1975 के अंदर भी युद्ध व आपातकाल लगाया गया था 352 के तहत। यानी इसको बोलते हैं राष्ट्रीय शासन कहा जाता है। वो जो 352 के अंदर लगता है उसको राष्ट्रीय शासन कहा जाता है। ठीक है, तीसरा आता है वित्त आपात। इसका उल्लेख 360 के अंदर किया गया है। इसकी अवधि 2 माह की होती है। इसकी अवधि होती है 6 माह की। ठीक है, ये अभी तक नहीं लगा है। और हमारा जो राष्ट्रपति शासन है जो सर्वप्रथम पंजाब में लगा था और सर्वाधिक
यानी सर्वाधिक अवधि के लिए हमारे जम्मू कश्मीर में लगा था। अब आता है हमारे जो राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमारे जो पहले राष्ट्रपति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, यानी प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो दो बार चुने गए थे, यानी 2 बार बने। हमारा 2000 है जो वीवी गिरी के समय दूसरे चक्कर की मतगणना हुई। और हमारे जो राधाकृष्ण थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण ये उपराष्ट्रपति भी रहे एवं राष्ट्रपति दोनों बने। ये 2 बार, ये 1 बार, ठीक है। और हमारी जो प्रतिभा देवी पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। आप सभी को ये मेरा वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट्स करके बताएं, और साथ ही प्लीज मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि हम आगे बढ़ सके, और हमारे जो साथ ही नोटिफिकेशन को भी, बेल आइकन को भी दबा लो ताकि हमारे आने वाली अपडेट मिल सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।